Hello everyone. So today we are going to start our subject company law. कंपनी लॉ ये हमारे मॉड्यूल 1 का पेपर नंबर 2 रहने वाला है. आईसीएसआई ने इस कंपनी लॉ सब्जेक्ट को जो है दो पार्ट में सेग्रीगेट किया हुआ है. दैट इज पार्ट 1 60 मार्क्स का ये हमारा पार्ट रहेगा और पार्ट 2 40 मार्क्स का हमारा पोर्शन रहने वाला है. देखिए पार्ट 2 जो हमारा है उसमें हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्टर्स, मीटिंग्स, इनके बारे में. अब उन्हीं चैप्टर्स को अलग अलग पोर्शन में बांट दिया है. बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग, डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट, उनके पावर्स, ऐसे मतलब अल्टीमेटली जो पूरा का पूरा 40 मार्क्स का पार्ट 2 है वो डायरेक्टर्स एंड मीटिंग्स को ही कवर करेगा. दिस इज वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन. 40 मार्क्स में हमें सिर्फ इतना सा पोर्शन कवर करना है. तो एग्जाम में जब भी हम पढ़ रहे हैं तो पहले हम पार्ट 2 को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे ताकि एटलीस्ट 40 मार्क्स में से समहाउ 30 मार्क्स हम सिक्योर कर लें. और हमें पास होने के लिए कितने चाहिए? 50 चाहिए. कितने चाहिए? 40 नहीं चाहिए. 40 नहीं चाहिए भाई. 40 इसमें लाओगे तो किसी और में 60 लाने पड़ जाएंगे. एग्रीगेट परसेंटेज कितनी चाहिए? हमें 50 बनानी है. तो ऑब्वियसली पासिंग के लिए कम से कम 50 हर सब्जेक्ट में हम ट्राई करेंगे, तब जा करके हम पास हो पाएंगे. और हमें 50 नहीं चाहिए, कम से कम एग्जामिशन कितने मार्क्स चाहिए और मोर देन दैट. ये मेरा टारगेट है और अब तक कई बच्चों के आए भी हैं मार्क्स. तो इसीलिए हम लोग भी उसी एफर्ट्स के साथ पढ़ाई करेंगे. मैं तो बहुत सारे एफर्ट्स लगाती ही हूँ क्लास में. हम एक दिन में एक टॉपिक को कम से कम 3 बार रिपीट करते हैं, कम से कम 3 बार. ठीक है, तो ये नहीं सिर्फ मैं ही रिपीट किए जा रही हूँ और आप दूसरी दुनिया में चले गए. आप लोगों को भी मेरे साथ रिपीट करना है और हम ट्राई करेंगे कि क्लास का क्लास में याद हो जाए. मोस्ट लाइकली मेरी क्लास में नोट्स आपके क्लास में बन जाएंगे. रेयर एंड एक्सेप्शनल केसेस में होगा छोटा मोटा कुछ टॉपिक रह गया जो आपको घर जाके कॉपी में लिखना पड़ेगा. ज़्यादा मेहनत नहीं करवाती हूँ मैं. क्लास में हमारे नोट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे. सारे नोट्स को मैं ब्रेक कर देती हूँ, फ्लो चार्ट्स के फॉर्मेट में ही हम पढ़ लेंगे ताकि एग्जाम में लैंग्वेज नहीं पढ़नी पड़े आप. राइट है, तो इसी पैटर्न पे हमारी स्टडीज रहेगी. अच्छा, अब जो पार्ट 1 है हमारा दैट इज ऑफ 60 मार्क्स और इसमें चैप्टर्स काफी सारे और कुछ चैप्टर्स बहुत क्रूशियल होते हैं जो जो हम पढ़ेंगे तो मैं आपको टाइम टू टाइम बताती जाऊंगी कि कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिनसे बहुत ज्यादा मार्क्स का वेटेज रहता है. तो प्रायोरिटी में पहले उनको अच्छा सा करेंगे हम. देखो पढ़ना हमें सब कुछ है लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि कोर्स बहुत ज्यादा होता है तो हम सारे कोर्स को इक्वली रिवाइज नहीं कर सकते. तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका हमने 5 या 6 बार रिवाइज कर लिया. जो थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट होता है उसको 2 बार रिवाइज कर लिया, है ना. इस वे में हम पढ़ाई करेंगे. राइट, सबसे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे कंपनी लॉ के. दैट इज व्हाट लीगल स्टेटस एंड टाइप्स ऑफ रजिस्टर्ड कंपनी. इट्स अ बेसिक चैप्टर. ये आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेगा कंपनी लॉ के बारे में, है ना. तो सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करें उससे पहले कुछ बेसिक जानकारी. Do you have any idea what kind of business forms are there to operate businesses? कौन कौन से टाइप्स के बिजनेस फॉर्म्स हो सकते हैं बिजनेस करने के लिए? एनी वन ऑफ यू? बिजनेस फॉर्म्स सबको आता है? आता सबको है. सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, है ना, पार्टनरशिप, कंपनी, सबको आता है ना बिजनेस फॉर्म्स. गुड है. अच्छा ये बताओ मुझे, अगर आप खुद का बिजनेस अकेले चला रहे हो, अकेले, so what do you think? What kind of privileges you will be having or what kind of disadvantages you will be having? What do you think? पूरा प्रॉफिट हमारा, पूरी लाइबिलिटी भी हमारी, घर बार बेचना पड़ता है लॉस हो गया ज्यादा तो. कैपिटल क्या होगी? लिमिटेड, है ना. रिसोर्सेज लिमिटेड, आइडियाज लिमिटेड और लॉस अनलिमिटेड, है ना. लेकिन मतलब ये नहीं कि सोल प्रोप्राइटरशिप बेकार है. हर किसी का अपना एक तरीका होता है काम करने का. कोई भी चीज खराब या अच्छी नहीं होती है, वो आपके पर्पस पे डिपेंड करती है ना. तो देखो अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप में काम कर, अब कुछ लोग बोले मैं बस मैंने बोल दिया मेरा, मैं किसी की नहीं सुनती, सिर्फ खुद की सुनती हूँ. अगर ऐसे जो इंसान होते हैं तो वो खुद ही अकेले काम चला सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में, है ना. सोल कंट्रोल, सोल प्रॉफिट, अनलिमिटेड लायबिलिटी, सोल लॉस and capital. These are certain consequences of sole proprietorship concern, right?
अच्छा, अब थोड़ा सा इसका एडवांस वर्जन आया, दैट इज व्हाट, पार्टनरशिप। इसने अपने फ्रेंड को अपने साथ बोला कि यार मैं अकेला अकेला काम कर करके बहुत थक गया हूं, अब कुछ नए आइडियाज नहीं आ रहे हैं, नई कैपिटल नहीं आ रही है, प्लीज ज्वाइन मी। दोनों ने मिलकर के पार्टनरशिप स्टार्ट की। तो पार्टनरशिप में क्या फायदा हुआ? कैपिटल बढ़ी, प्रॉफिट बढ़ा, आइडियाज बढ़े, लेकिन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और यहाँ पे भी लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड ही रहेगी। तो यहाँ पे मोर कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग, मोर नॉलेज, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लेकिन स्टिल कैपिटल बहुत ज्यादा अनलिमिटेड नहीं होगी। दो लोग मिल गए तो कितना पैसा लगा लेंगे? चलो, आप में से कौन कौन दो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं? आप और आप, नेम इज अवनी एंड दृष्टि। दृष्टि, ओके। दृष्टि एंड अवनी बोथ आर वेरी गुड फ्रेंड्स, चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो? अच्छा, CACT वाले फ्रेंड्स हो, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों फ्रेंड्स ना क्या करना चाह रहे हैं, बिजनेस वेंचर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है? ठीक है अवनी, कौन सा बिजनेस चलाना चाह रहे हो? क्लोथिंग का, ओके ठीक है। चलो, दोनों ने मिलकर के सोचा कि हम एक जना डिजाइन करेगा, एक बुटीक बुटीक चलाएंगे और अपना एक आउटलेट खोल लेंगे, ठीक है? तो वही पैसा लगाना पड़ेगा, आउटलेट, शॉप वॉप, शोरूम वोरूम खोलना है, टेलर्स बिठाने पड़ेंगे, फैब्रिक खरीदना पड़ेगा। तो दृष्टि कितना पैसा लगाओगे? रैंडम रैंडम कुछ नहीं, बोल दो कुछ भी, हमारे यहाँ पे कितना भी फेंक सकते हो क्लास के अंदर, कुछ भी जो मन में है फिगर वो बोल दो, एनी ऑफ द फिगर, वट एवर यू वांट। 5 लाख, मैं होती ना तो 50 करोड़ बोल देती अभी। चलो ठीक है, 5 लाख। और अवनी आप कितना लगाओगे? 6 लाख, 7 लाख, ओके। तो अभी इन दोनों ने मिलकर के 12 लाख की कैपिटल लगाई। अच्छा, अगर मान लो, ये तो ठीक है क्लोथिंग का बिजनेस था, तो इट कुड रन विद दिस अमाउंट। बट अगर मान लो मैं एकदम ऐसा टेक्नोलॉजी वाला बिजनेस लेके कार वार बनाएंगे भाई, अब कार बनाने की कंपनी लगाना चाह रही हूँ, तो इतने पैसे से कुछ काम होगा क्या? इतने में तो एक पार्ट भी नहीं आएगा, मशीनरी सेटअप नहीं होने वाली। तो मुझे कितने पैसे चाहिए होंगे? करोड़ में, 1000 करोड़, 5000 करोड़। अब 5000 करोड़ अगर हम सब मिलकर के भी इकट्ठे कर लेना तो भी नहीं होंगे, है ना? नहीं हो पाएंगे ना। अब हद मार के हम 1 करोड़ ले आएंगे तो भी हम 50-60 करोड़ ही लेके आएंगे, 5000 करोड़ कहाँ से लाएंगे? तो कैपिटल अभी भी स्टिल क्या है, बहुत ही लिमिटेड है। तो लिमिटेड कैपिटल को अगर हमें एक्सटेंडेड करना है तो फिर हमारे पास एक ही तरीका, व्हाट इज दैट? कंपनी बना लो भाई, सबसे बेस्ट है। जनता से पैसा वसूल करो, आजकल एकदम ट्रेंड में है, हर बंदा कंपनी बनाता है, IPO लेके आता है, पैसा इकट्ठा करता है, फरार हो जाता है। बहुत ट्रेंड में है आजकल, है ना? बहुत सारे लोग फरार नहीं भी होते हैं, बहुत सारे लोग हो भी जाते हैं। तो यहाँ पे अब हम चाहते हैं बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करना, मतलब हम वी वांट टू रन आवर बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ कंपनी। तो हम कंपनी बनाएंगे भाई, कंपनी बनाएंगे तो कैपिटल क्या हो जाएगी? अब आपके पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हमारे देश में कितने करोड़ जनता है? ऑलमोस्ट 150 करोड़ हो गई, है ना? तो 150 करोड़ की पॉपुलेशन में से कुछ तो इन्वेस्टर्स हैं ही, मान लो 10 करोड़ इन्वेस्टर्स मान लेते हैं, तो बस 10 करोड़ इन्वेस्टर्स, अगर हर इंसान अगर 2-2 लाख रुपए भी, 9 पैसा हो जाएगा हमारे पास, जस्ट इमेजिन, है ना? कोई 20,000 दे दे, कोई 10,000 दे दे, कोई ज्यादा भी दे दे, कोई 1 करोड़ 2 करोड़ भी दे दे, तो इसका मतलब भाई प्लेंटी ऑफ मनी आ जाएगा, हम सोच नहीं सकते उतना पैसा आ जाएगा। तो कैपिटल क्या है हमारे पास? अनलिमिटेड है, लिमिटेड लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी भी लिमिटेड हो गई यहाँ पे। अब आपका लाइबिलिटी सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक है? जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है वहां तक आपकी लाइबिलिटी है, नॉट बियॉन्ड दैट। जैसे मान लो मैंने बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आई एम एन इन्वेस्टर, मैंने टोटल 50 कंपनीज के शेयर खरीद रखे हैं, हाउ मेनी? 50। उनमें से रिलायंस भी है, उनमें से टाटा मोटर्स के दोनों कंपनीज भी हैं, उनमें से HAL भी है, बहुत सारी कंपनीज हैं, मजगांव डॉक, कोचिंग शिपयार्ड एंड सो ऑन, 50, अडानी पावर एंड ऑल, है ना? इतनी सारी कंपनीज में मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। कल को इनमें से किसी भी कंपनी में 10,000 करोड़ का नुकसान हो जाए तो क्या मुझे आके बोलेंगे सोनम जन निकालो 10,000 करोड़ तुम पे करो अभी? ऑब्वियसली नॉट, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि कंपनी की लाइबिलिटी क्या है? लिमिटेड है। हद मार करके जितना इन्वेस्टमेंट मैंने उस कंपनी में किया हुआ है वही डूबेगा, इससे ज्यादा मेरी लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी।
इसे इस फीचर को हम आगे इलैबोरेट करेंगे। प्रॉफिट लॉस शेयरिंग होगा सारे मेंबर्स के अंदर इन द फॉर्म ऑफ, एनी आइडिया? मेंबर्स में जो प्रॉफिट बढ़ता है कंपनीज में उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। परफेक्टली करेक्ट आंसर है, इट इज नोन एज डिविडेंड। मोर नॉलेज होगी, मोर रिसोर्सेज होंगे, आप सारा काम ज्यादा अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि पैसा बहुत सारा आ गया है तो आप प्रोफेशनल्स हायर कर पाओगे, तो आपका बिजनेस जो है वो एक अलग ही लेवल पे हो सकता है। लेकिन अब एक परेशानी, जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा डिस्प्यूट होगा कि नहीं होगा? अच्छा, तभी आप घर में अकेले रहे हो, घर में कोई नहीं है, मॉम डैड नहीं है, सिबलिंग्स नहीं, आप अकेले हो, ऐसा फील होता है उस दिन? बहुत अच्छा, सुकून, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, हमारी जो मर्जी सो करें, जितना फोन चलाना है उतना फोन चलाएं। अच्छा चलो, अब मॉम डैड गए में, सिबलिंग और आप दोनों घर में, अब बताओ खूब एग्जैक्टली खूब लड़ाई करेंगे हम, है ना? तू रुक जा बेटा, देख मम्मी को आने दे, तू बताता हूँ मैं, है ना? और या फिर आप, भाई तू रुक जा भी, है ना, पापा को आने दे, आज तेरी बैंड बजवाऊंगी मैं, है ना? लड़ाई झगड़ा मारा कूटी उठा पटक सब हो जाती है। हाँ, मॉम डैड भी घर पे हैं, तो अब बताओ तो इसका मतलब बहुत सारे डिस्प्यूट होते हैं। मान लो कभी घूमने घूमने का प्लान बनाया अपने पेरेंट्स के साथ, या इसको लेकर के सबके थॉट प्रोसेस सेम होती है या अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे होते सब? अच्छा, अच्छा मुझे यहाँ बैठना है और वहां, ये भी सही बात है एकदम, फ्रंट सीट पे कौन बैठेगा, बैक सीट पे मुझे नहीं बैठना, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं उसको लेकर के। और एक लड़ाई झगड़ा होता है कूलिंग के लिए, एसी के जस्ट सामने फेसिंग मुझे चाहिए, है ना? ओहो, बीच में किसी को नहीं बैठना, बहुत परेशानी है भाई, इतने दुख दर्द है। हम एक परिवार के 4 लोग शांति से नहीं जी सकते, हमको इतने डिस्प्यूट होते हैं, इतने लड़ाई झगड़े होते हैं, सोचो यहाँ पे लाखों सारे इन्वेस्टर्स इकट्ठे हो गए, वो कैसे शांति से जिएंगे? बहुत परेशानी। कोई मेंबर बोलता है आपने ऐसा नहीं किया, कोई मेंबर बोलता है ये क्यों नहीं किया, बिजनेस में ऐसे क्यों नहीं रन किया। ओ भाई साहब, अगर हर रोज आकर के 10 करोड़ मेंबर्स इन्वेस्टर्स जो है वो डायरेक्टर्स का सर खाने लग जाए, डायरेक्टर्स का तो बिजनेस खोल लिया, अब कोई मेंबर है 1000 रुपए लगाए उसने, मैं मेंबर हूँ कंपनी का, मैं बताऊंगा तुम्हें कंपनी कैसे चलानी है, अब मुकेश अंबानी को कोई ऐसे मेंबर समझाने लग जाए तो बहुत ही लफड़ा हो जाएगा। इसका मतलब मुकेश अंबानी को पावर तो देने पड़ेंगे। अच्छा, ज्यादा पावर दे दिए तो पावर मिस यूटिलाइज भी हो सकती है, तो पावर मिस यूटिलाइजेशन से बचने के लिए क्या बनाया गया है? लॉ बनाया गया है। क्या बनाया गया है? कंपनीज एक्ट 2013 जो हम पढ़ रहे हैं वो इसीलिए पढ़ रहे हैं, इतने सारे लोगों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, किसी के साथ भी कुछ भी लफड़ा नहीं होना चाहिए, सबके राइट्स प्रोटेक्टेड होने चाहिए। दैट्स व्हाई कंपनीज एक्ट 2013 में सिर्फ और सिर्फ 470 सेक्शंस बनाए गए। हाउ मेनी सेक्शंस? बस, दैट्स इट। जिसमें से ऑलमोस्ट 200-250 सेक्शन तो हम यहाँ पढ़ ही लेंगे, ठीक है? चलिए, to regulate the working of the company, Companies Act came into existence on 12th September 2013, and it's not like that कि Companies Act came into force for the very first time. Earlier there was Companies Act 1956, उससे पहले भी Companies Act हुआ करते थे। तो बार बार अमेंडमेंट की जरूरत पड़ती है, चीजें ऑब्सोलीट हो जाती हैं, प्रोविजंस पुराने हो जाते हैं, घिसे पिटे हो जाते हैं, तो उनको हटा करके नए प्रोविजन डालना जरूरी होता है। दैट्स व्हाई बहुत सारे अमेंडमेंट्स के साथ फाइनली कंपनीज एक्ट 2013 केम इनटू एग्जिस्टेंस। अच्छा, अब कंपनीज एक्ट में क्या क्या है देखो, 470 तो सेक्शंस हैं, 7 शेड्यूल्स हैं। अच्छा, सेक्शन, सब सेक्शन, क्लासेस पता है आप लोगों को? अच्छा ये बताओ मुझे, मान लो मैं ऐसे लिख रही हूँ 2, इसको कैसे रीड करोगे? सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 क्लॉज है, ओके। अच्छा, जरूरी नहीं है हम ऐसे ही पढ़ें इसको, इट्स नॉट नेसेसरी। अच्छा वैसे ये है ना, कोई एग्जाम में नहीं पूछ रहा आपसे कि ऐसे रीड करना है, बट बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी ऑब्वियसली ये पता होना चाहिए कि सेक्शन रीड कैसे किए जाएंगे। और मुझे अभी भी इतना सरप्राइजिंग लगता है, बहुत सारे लोग आज भी सेक्शंस गलत रीड करते हैं। अगर मैं कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 की बात कर रही हूँ, डेफिनेशन वाले सेक्शन की, सेक्शन 2 के बाद ये क्लॉज 2, इट्स नॉट सब सेक्शन। वेयर किसी और एक्ट में हो सकता है सब सेक्शन हो।
अच्छा, जैसे मान लो सेक्शन 164 ये सब सेक्शन है। अभी तो मैंने बड़ा कंफ्यूज कर दिया आपको। बोले मैम ऐसे कैसे पता चलेगा, आप किसी एक सेक्शन के बाद तो सब सेक्शन बोल रहे हो, किसी एक सेक्शन के बाद क्लॉज बोल रहे हो, ऐसे कैसे पता चलेगा? उसका आपको लॉजिक बता देती हूँ। जैसे जनरली बेयर एक्ट जब भी हम पढ़ते हैं तो बेयर एक्ट में नंबरिंग दे रखा होता है 1 2 3 4 5 6 ऐसे सेक्शंस के नंबर्स लिखे। मान लो एक सेक्शन लिखा है 2, इस 2 के बाद एक सेंटेंस लिखा हुआ है, सेंटेंस, एंड देन देयर इज अ नंबरिंग। तो जब भी किसी भी प्रोविजन के अंदर कोई पार्ट्स गिवन होते हैं उसको बोलते हैं अपन क्लॉज। क्या बोलते हैं अपन? प्रोविजन के अंदर गिवन है। लेकिन अगर मान लो ये गिवन है 164, नो प्रोविजन इज गिवन, straight away numbering is being started. This is called subsection. This is called subsection. सबने मेरी बात सुनी ध्यान से? What I said? Section के बाद if any language is given and then numbering is being started, so it is known as clause. And when there is no language, straight away numbering is being started, so it would be known as subsection. Let me show you. मैं बेयर एक्ट दिखा देती हूँ ज़्यादा अच्छे समझ। ये एमसीए की हमारी साइट है। दिस इज वेरी यूजफुल साइट फॉर अस, mca.gov.in। whenever you become a company secretary आपको सारे काम इसी साइट पे करने होते हैं, है ना। चलो यहाँ पे जा रही हूँ मैं एक्ट एंड रूल्स पे। एक्ट है कंपनीज एक्ट 2013 मैंने खोला है। चलो प्रिलिमिनरी स्टार्ट करते हैं, सेक्शन 2 ही स्टार्ट कर लेते हैं। सेक्शन 2 दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ज़्यादा छोटा दिख रहा है, फॉन्ट साइज बड़ा कर लेते हैं। Is it visual now? Okay, let's have a look. Section 2 और सेक्शन 2 में आप देखेंगे पहले एक लैंग्वेज दे रखी है आपको, इन दिस एक्ट unless the context otherwise require one statement is given. This is what provision. इस प्रोविजन के बाद फिर नंबरिंग स्टार्ट हो रही है 1 2 3 4। इट मीन्स दीज आर द क्लॉजेस। आई होप अब सबको समझ में आ गया है बहुत अच्छे से। चलो दूसरा देखते हैं हम, कोई भी और दूसरा सेक्शन की बात करते हैं। लेट्स से हम ये ले लेते हैं। अच्छा ये सेक्शन 5 दिख रहा है आपको? सेक्शन 5 आर्टिकल्स, whether any of the provision is given? No. Straight away numbering is being given 1 2 3 4 given. It means these are subsection. I hope it is clear to everyone now. तो जब भी कोई भी सेक्शन आप रीड करते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा बेयर एक्ट में कैसे लिखा हुआ है। अगर बेयर एक्ट में प्रोविजन के बाद नंबरिंग स्टार्ट हो रही है तो इसका मतलब वो क्लॉजेस होगा, और अगर प्रोविजन नहीं लिखा हुआ है स्ट्रेट अवे नंबरिंग स्टार्ट हो रही है तो इट वुड बी नोन एज सबसेक्शन। तो अभी गलती नहीं करेंगे हम कोई भी। फाइन, तो आप इसे स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पे। अब जब भी हम सेक्शन रीड करते हैं तो सेक्शन अपने आप में कंप्लीट नहीं होता है। सिर्फ सेक्शन के प्रोविजन को समझ के ये नहीं समझ लेना कि फुल इंटरप्रिटेशन हो गया, नो। सेक्शंस के साथ साथ हमें रूल्स भी पढ़ने होते हैं, सर्कुलर्स भी पढ़ने होते हैं, और अगर रेगुलेशन एप्लीकेबल है तो रेगुलेशन भी पढ़ना होता है, नोटिफिकेशंस भी देखने होते हैं। सब कुछ देखने के बाद तब जाकर के फाइनल इंटरप्रिटेशन निकलता है। तो देखो क्या क्या रीड करना है सेक्शन के साथ साथ, रूल, नोटिफिकेशन, सर्कुलर। अब देखो कंपनीज एक्ट में रेगुलेशंस नहीं होते हैं, बाकी अदरवाइज लॉ में रेगुलेशंस भी होते हैं। अच्छा पहले तो हमें समझना है कि एक्ट क्या होता है, रूल क्या होता है, रेगुलेशन क्या होता है, सर्कुलर क्या होता है और नोटिफिकेशंस क्या होते हैं। क्या आज से पहले आप लोगों ने सारे नाम सुने? तो बता सकते हैं मुझे व्हाट इज एक्ट? एग्जैक्टली तो जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस ने बिल को परमिशन ग्रांट कर दी है एंड इट इज बीइंग अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड पब्लिश इन द ऑफिशियल गजेट, देन इट इज नोन एज एक्ट। ओके, एक्ट बन गया। ये पैथेटिक काम था भाई,
पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस को मनाना। अच्छा, आपको पता है कंपनीज एक्ट 2013 जो आया, 2013 में आया, लेकिन प्रपोज था जब मैं सीएस कर रही थी ना, तब से, जब मैं सीएस कर रही थी तब से, मैं सीएस कर चुकी थी, मेंबरशिप आ गई थी, उसके बाद भी ये चला था आएगा आएगा आएगा, और फिर फाइनली कब जाके आया, 2013 में, एंड आई बिकेम सीएस इन 2008, और प्रपोज था उससे भी 4-5 साल पहले से। कंपनीज एक्ट जैसा एक्ट जो किसी के पर्सनल इंटरेस्ट को कोई इफेक्ट नहीं करता, है ना। अभी जैसे हम बात करें कि अभी रिसेंटली मोदी गवर्नमेंट बहुत सारे अजीब अजीब एक्ट लेके आई थी, एग्रीकल्चर से लेके एक्ट लेके आए, या फिर नेशनलिटी को लेकर के ये लोग एक्ट लेके आए, तो समझ में आता है यार लोगों का इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है। कंपनीज एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जिससे कि किसी का इंटरेस्ट अफेक्ट हो। स्टिल इट टुक मोर देन 10 years, और तब जाके एक्ट आया। जीएसटी तो भाई साहब पूछो में कितने साल लग गए, एंड देन फाइनली मोदी गवर्नमेंट जब पावर में आ गई, फुल फ्लैजेड पावर में, तो ना अब तो हम जो मर्जी वो एक्ट लेके आएंगे, और तब जाके धड़ल्ले से इतने सारे एक्ट पास हुए। तो बेसिकली पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की कंसेंट लेना अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। और वैसे भी हमारे सरकार के पास ना और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम है करने के लिए, जैसे फॉरेन पॉलिसीज, इंटरनेशनल ट्रेड्स, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स, सिक्योरिटी, सेफ्टी, है ना, नेशनल डिफेंस, सो मेनी एस्पेक्ट्स आर देयर। अगर हर छुटपुट प्रोसेस के लिए पार्लियामेंट की मीटिंग बुला ले, अरे भाई ये फॉर्म अच्छा नहीं लग रहा है, इस फॉर्म का फॉर्मेट चेंज करना है, पार्लियामेंट बैठ रही है और फिर फॉर्म की परमिशन दे, दिस इज तो वेरी पैथेटिक सिचुएशन। काम करना तो बहुत ही नामुमकिन हो जाएगा, हर चीज के लिए पार्लियामेंट के पास जाना पड़ेगा। दैट्स व्हाई क्या बनाए जाते हैं, जो प्रोसीजरल पावर्स हैं, फॉर्मेट्स हैं, फॉर्म्स हैं, उनके फॉर्मेट क्या होने चाहिए, कितनी फीस लगनी चाहिए, ये सारी बातें जो हैं किस पे छोड़ दी गई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट पे खुद पे छोड़ दी गई हैं। मतलब पार्लियामेंट से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी डिपार्टमेंट होगा, जैसे हमारे यहाँ कौन सा डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी मिनिस्ट्रीज होती है, दूसरा नाम बताएंगे आपको, कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज होती है, रेलवे की, डिफेंस की, फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, होम मिनिस्ट्री होती है, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज होती हैं, लेबर मिनिस्ट्री होती है। एग्जैक्टली हमारी कौन सी मिनिस्ट्री है, कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री है ना। तो ये जो कॉर्पोरेट अफेयर्स, दिस इज सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, ऑफिशियल गजट में पब्लिश कर देगी, और जैसे ऑफिशियल गजट में पब्लिश कर देगी ना, तो वो लॉ बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम रूल्स। इट इज बीइंग मेड बाय द सीजी या एसजी। अगर स्टेट गवर्नमेंट का लॉ है तो स्टेट गवर्नमेंट पब्लिश करेगी, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ है तो सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिश करेगी। कंपनीज एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ है, तो यहाँ पे कौन पब्लिश करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिश करेगा। अच्छा, रेगुलेशन, ये वर्ड सुना है क्या, सब लोगों ने रेगुलेशन वर्ड सुना है क्या आज से पहले, सबने सुना है, किसी को आइडिया व्हाट इज रेगुलेशन? ओके ठीक है, दिस इज वेरी जनरल थिंग, बट हाँ टेक्निकली इसका मतलब अलग होता है। ओके, एनीवन एल्स, ट्राई कर सकते हैं आप लोग, कुछ भी आया आंसर क्या ही फर्क पड़ता है, गलती तो होगा। नोबडी, ओके ठीक है, और कोई ट्राई करेगा? तो क्या होता है, अंदर की भड़ास निकाल देनी चाहिए, तो मैं सबकी भड़ास सुनने के लिए एकदम रेडी हूँ, क्योंकि भड़ास निकालोगे तब जाके पता चलेगा सही था कि गलत था। ओके, दैट इज द रूल। चलो सुनो, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाने के लिए एम्पावर्ड होती है, लेकिन अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट हर चीज के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं निकाल सकती। सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत सारे मेजर काम होते हैं, तो जो रूटीन के रेपिटेटिव नेचर के काम होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको क्या कर देती है, डेलीगेट कर देती है। गवर्नमेंट क्या कर देती है, डेलीगेट। तो अगर सीजी ने अपने पावर डेलीगेट किए हुए हैं, और जो डेलीगेटेड अथॉरिटी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सेबी का नाम सुना है आप लोगों ने, सुना है सबने, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आरबीआई का नाम सुना है, ओके। तो यहाँ पे सीजी ने अपने पावर इनको डेलीगेट किए हैं, किस किस को डेलीगेट किए हैं,
सेबी को, आरबीआई को। सिक्योरिटीज लॉ का सारा काम किसके ऊपर डेलीगेटेड है? सेबी को। तो सेबी प्रोविजंस बनाएगा, उसको क्या बोलते हैं? रेगुलेशन। एम आई क्लियर? ठीक है, तो रेगुलेशन टेक्निकली किसके लिए वर्ड यूज किया जाता है? डेलीगेटेड अथॉरिटीज के प्रोविजंस के लिए हम क्या यूज करते हैं? रेगुलेशन। सेबी के कोई रेगुलेशंस के नाम सुने हो कभी? एनी ऑफ द रेगुलेशन सुना हो कभी? अरे क्या बात है, ठीक है। पीआईटी रेगुलेशन है, दैट इज फॉर इनसाइडर, प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन, बिल्कुल सही है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के रेगुलेशन है सेबी के। आईसीडीआर रेगुलेशन है सेबी का। एलओडीआर रेगुलेशन है सेबी का। सेबी ने तो भर भर के रेगुलेशन बनाए हैं, भर भर के। आपका मॉड्यूल 2 है ना, उसमें सेबी है, सिक्योरिटीज लॉ, उसमें वो सारे रेगुलेशंस कवर्ड है। ठीक है, आरबीआई भी टाइम टू टाइम बहुत सारे रेगुलेशन बनाता है, फेमा वेमा बनाता है ना, तो ये सब किसके रेगुलेशन है? आरबीआई के रेगुलेशन। अच्छा, अब है सर्कुलर और नोटिफिकेशंस। नोटिफिकेशंस, नोटिफिकेशन क्या होते हैं? जो ऑफिशियल गैजेट पे अमेंडमेंट्स आते हैं। अमेंडमेंट्स मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ है, उसमें कुछ चेंज कर दिया गया, लिमिट चेंज हो गई है, फॉर्म का फॉर्मेट चेंज हो गया है, तो उसको कैसे पब्लिश किया जाता है? ऑफिशियल गजट में पब्लिश किया जाता है, दैट इज कॉल्ड नोटिफिकेशन, है ना, अमेंडमेंट्स। अच्छा, ऐसे ही सर्क्यूलर। सर्क्यूलर इज अ पब्लिक अनाउंसमेंट। आपको किसी भी चीज का पब्लिक अनाउंसमेंट देना है तो वही ऑफिशियल गजट पे पब्लिश करके दोगे। इट कैन बी एनी क्लैरिफिकेशन, या जैसे मान लो किसी प्रोविजन को लेकर के कंफ्यूजन चल रहा है लोगों में, उसका क्लैरिफिकेशन देना था, तो पब्लिश कर दिया ऑफिशियल गजट में, तो वो क्या बन गया? सर्क्यूलर बन गया। तो इट्स अ पब्लिक अनाउंस। और वही ओजी में पब्लिश होगा, ऑफिशियल गजट में पब्लिश होगा। इज इट ओके? देखो, नोटिफिकेशन में सिर्फ अमेंडमेंट्स आएंगे, अमेंडमेंट्स, और सर्कुलर में कोई भी क्लैरिफिकेशन आ सकता है। ठीक है, मतलब एग्जिस्टिंग प्रोविजन को चेंज करने के लिए नोटिफिकेशंस आते हैं, और अगर चेंज नहीं करना, कुछ बताना है, एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेनेशंस, कैन से इट एक्सप्लेनेशन, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर। इज इट ओके? ये बेसिक चीजें हैं जो डेफिनेटली आपको हर बार 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 काम आएंगी। हर जगह हम कहीं सेक्शन पढ़ रहे हैं, कहीं एक्ट पढ़ रहे हैं, कोई रूल्स पढ़ रहे हैं, रेगुलेशन पढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीजें माइंड में स्ट्राइक होनी चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। अच्छा, एक कॉमन स्टेटमेंट जो आपको हर जगह पढ़ना पड़ेगा, एवरीवेयर, पूरे एंटायर लॉ में एक कॉमन स्टेटमेंट बता रही हूं, एज मे बी प्रिस्क्राइब। इट्स अ वेरी कॉमन स्टेटमेंट जो एंटायर लॉ में आपको बहुत सारे सेक्शंस में मिलेंगे कि एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो कौन प्रिस्क्राइब करने वाला है भाई? कौन प्रिस्क्राइब करने वाला है? जी, रूल्स। जो रूल्स होता है ना, उनके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है? एज मे बी प्रेस्क्राइब। मतलब सेक्शन ने अपना काम कर दिया, अब सेंट्रल गवर्नमेंट अपना काम करती रहेगी, टाइम टू टाइम रूल्स में नोटिफाई करती रहेगी, तो हमें रूल्स को रीड करना होगा। इज इट क्लियर? चलो फटाफट से बताओ मैंने क्या क्या सिखाया अभी आप लोग। नंबर 1, व्हाट इज एक्ट? बाय द पार्लियामेंट। व्हाट इज रूल? जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? ऑफिशियल गजट में पब्लिश करके एक्ट के कॉन्सोनेंस में एक्ट की कंप्लायंस के लिए प्रोविजन बनाती है। ठीक है, मतलब रूल्स किसी भी केस में एक्ट के बियॉन्ड नहीं जा सकते भाई। सेंट्रल गवर्नमेंट की औकात एक्ट के बाहर नहीं होती। विद इन द पावर्स गिवन इन द एक्ट आप काम कर सकते हो। चलिए, रेगुलेशन क्या हुआ? डेलीगेटेड अथॉरिटीज ने, किसने? डेलीगेटेड अथॉरिटीज ने अगर कोई प्रोविजन बनाया तो उसको क्या बोलेंगे अपन? रेगुलेशन बोलेंगे। और मान लो हमें लग रहा है कि यार ऑलरेडी जो प्रोविजन बना में बहुत सारे गड़बड़ है, आज की डेट पे वो प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए, तो के थ्रू क्या किया जाएगा? अमेंडमेंट्स लाए जाएंगे। और अगर कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए किसी चीज को लेकर के, तो सर्कुलर्स इशू करेंगे जिसमें पब्लिक अनाउंसमेंट हो जाता है, ताकि सारी जनता को उसके बारे में पता लग सके। ऑल सेट? कोई शक? सेक्शन सब सेक्शन रीडिंग क्लियर है सबको? चल आगे बढ़ेंगे फिर हम। कंपनी, अब कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं तो कंपनी की डेफिनेशन तो बनती है भाई। अच्छा, कंपनी एक्ट की डेफिनेशन पढ़ोगे ना तो बहुत ही वाहियात डेफिनेशन दे रखी है, बहुत ही वाहियात। ऐसे लिखा हुआ है, कंपनी मीन्स कंपनी। कंपनी मीन्स
जो कहाँ रजिस्टर्ड है, कंपनीज एक्ट 2000 में, मतलब इस एक्ट में, या पुराने किसी एक्ट में, पुराने किसी एक्ट में, कंपनीज एक्ट 1956 या उससे पुराने एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, उसको हम कंपनी बोलते हैं। अब देखो ऐसा है कि बहुत सारे लोग अपने ना शॉप के बाहर लिखते हैं एस एंड कंपनी, है ना, ऐसे लिख देते हैं। तो आप अपनी शॉप पे, आउटलेट पे, शोरूम पे कंपनी वर्ड यूज कर लो, उससे आप कंपनी नहीं बन जाते। इंपॉर्टेंट क्या है कंडीशन, आपको कंपनीज एक्ट में रजिस्टर कराना कंपलसरी होगा। अगर आप कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं होना तो आप अपने आप को कंपनी मत बोलना, और आप पे कंपनीज एक्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल भी नहीं होंगे। व्हाट इट सेज, द वर्ड कंपनी डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम एंड पेनी। कम इज फॉर और पेनी इज फॉर ब्रेड। तो भाई रोजी रोटी का काम है भाई, पैसा अर्न करने के लिए अगर दो या दो से ज्यादा लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं। कोई नहीं पूछेगा आपसे भाई, ये एग्जाम में बिल्कुल नहीं, हाँ? ये सिर्फ बेसिक जानकारी है जो आपको, क्योंकि मॉड्यूल में दे रखी है इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो सिर्फ जानकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लो इसको, इस पर कोई नोट्स वोट्स बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ सुन लो इसको, ठीक है। एग्जाम में ना आज तक कभी ऐसा क्वेश्चन है डिफाइन कंपनी, और ना ही आएगा कभी। आईसीएसआई के पास बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है पूछने के लिए, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोविजंस हैं। चलो आगे देखो, इन पॉपुलर पैरेलेंस अ कंपनी डिनोट्स एन एसोसिएशन। किसका एसोसिएशन, लाइक माइंडेड पर्संस का। एक बात बताओ, आप लोग दोस्त बनाते हो, कैसे दोस्त बनाते हो, जो आप जैसे हैं या आपसे बिल्कुल अलग है ना। जैसे मान लो आप हो एकदम पढ़ाकू टाइप्स, अज्यूम कर लेते हैं ऐसा, और आपके बगल में कोई बच्चा बैठता है जिसको पढ़ाई से दूर दूर तक का कोई नाता नहीं है, उसको दोस्त बनाओगे क्या अपना, और बना भी लिया तो घर पे तो कतई नहीं लेके जाओगे क्योंकि पेरेंट्स बोलेंगे ऐसे ऐसे दोस्त बनाते हो तुम, तो पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो ऑब्वियसली हमें खुद को लगेगा कि यार ऐसे दोस्त घर पे लेके जाएं जो हमारे जैसे स्टूडियस हो, राइट और नॉट। अच्छा तो भी आप देखना, जो लोग ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक, वो लोग कैसे दोस्त बनाते हैं, जो ड्रिंक करते हैं, क्योंकि भैया वही कंपनी करेंगे ना। अगर मान लो एक ड्रिंक करता और एक ड्रिंक नहीं करता, दोनों साथ मिलकर घूमने जा रहे हैं, तो फिर वो ड्रिंक अकेला करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना, कंपनी चाहिए ऑब्वियसली। तो हमेशा हम कैसे लोगों को साथ में लेते हैं, हमारे लाइक माइंडेड पर्सन होते हैं। कौन से वाले, बचपन के दोस्त छोड़ दो, बचपन के दोस्त तो कोई से भी बन जाते हैं, उस वक्त तो हम इतने समझदार नहीं होते ना कि लाइक माइंडेड पर्सन क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। वहां तो भाई जो हमारे स्कूल में हमारे क्लास में हमारे साथ बच्चा बैठता था और उसके साथ हमारी ट्यूनिंग बन गई तो दोस्त बन गया, ऐसे ही होता है। लेकिन हाँ अभी प्रोफेशनली आने के बाद तो डेफिनेटली आप ऐसे ही लोगों को अपना दोस्त बनाओगे जो आपको लगता है कि हाँ आप जैसे हैं। अब कोई मान लो पार्टी वाला पर्सन है, वो ऐसे पर्सन को अपना दोस्त बना ले जो पढ़ाकू है, तो डाइजेस्ट ही नहीं होगा। मतलब जब भी बोलो पार्टी के लिए पढ़ रहा हूँ मैं, तो यार अजीब इंसान है, पार्टी का सारा प्रोग्राम खराब करवा देता है। तो वो डेफिनेटली किसको बोलेगा, जैसे वो बोले पार्टी चल रहे हैं, हाँ चल भाई अभी के अभी चल, ऐसा दोस्त बनाएगा। तो हमेशा हम कंपनी किन लोगों के साथ करते हैं, जो हमारे जैसे सोचने वाले लोग हैं, लाइक माइंडेड पर्संस फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन सम बिजनेस या अंडरटेकिंग। लेकिन लाइक माइंडेड पर्सन यहाँ पे इकट्ठे पार्टी करने के लिए नहीं हो रहे, काय के लिए हो रहे हैं, बिजनेस रन करने के लिए हो रहे हैं, है ना। अब देखो एग्जाम के दिन अगर बाई चांस मैंने लाइन पढ़ ली ना, तो मैं ना खो जाऊंगी, डिनोट्स एसोसिएशन, और मैं खो गई। अब बस एग्जाम में इतना खतरनाक काम नहीं करना है, आपके माइंड को कॉन्सेंट्रेशन लेवल में लाने के लिए लैंग्वेज एलिमिनेटेड होना बहुत जरूरी है। तो इसको अगर मैं फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करूं तो कैसे लिखूंगी मैं, टू कैरी बिजनेस एसोसिएशन ऑफ लाइक माइंडेड पर्सन। अब बताओ इसको पढ़ना ज्यादा कन्वीनियंट है लैंग्वेज को पढ़ना, है ना। दिस इज हाउ वी नीड टू मेक द नोट्स। तो जब भी हम नोट्स बनाएंगे तो वी विल एलिमिनेट द एंटायर लैंग्वेज, वी विल नॉट स्किप एनी प्रोविजन, प्रोविजंस नहीं हटाने, लैंग्वेज हटानी है।
राइट है। हम सब कुछ एक एक वर्ड कवर करेंगे लेकिन लैंग्वेज हटा करके, तो इतने समरी नोट्स बन जाएंगे, पढ़ने में बहुत आसान रहेगा। राइट, चलो आगे देखते हैं। कंपनी अंडर लॉ, अब क्या है कंपनी, देखो इज अ, इज अ, आवाज नहीं आ रही, यस, इज अ कॉर्पोरेट बॉडी। कंपनी क्या है, कॉर्पोरेट बॉडी है, और साथ ही में क्या है, एक लीगल पर्सन बोले तो इन द आइज ऑफ लॉ, और कॉर्पोरेट पर्सन बोले तो सेपरेट लीगल एंटिटी। तो कॉर्पोरेट बॉडी होते ही बन गया सेपरेट लीगल एंटिटी, और लीगल पर्सन मतलब इन द आइज ऑफ लॉ। अब आगे से इसी को एक्सप्लेन किया है तो हमें तो पहले समझ में आ गया था, जीनियस है एकदम। हैविंग स्टेटस एंड पर्सनालिटी डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम द मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूटिंग इट। जब हमने ऊपर पहले ही पढ़ लिया कॉर्पोरेट बॉडी हो गया, इसका मतलब ही क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब मेंबर्स अलग हैं और कंपनी अलग, दोनों क्या है, अलग अलग होंगे। It is called a body corporate because the person composing it are made into one body by incorporating it according to the law and clothing it with legal personality। मान लो 100 लोग इकट्ठे होके उन्होंने कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली, तो वो 100 लोग अभी कंपनी फॉर्म जैसे ही कर लेंगे तो कंपनी क्या हो जाएगी, एक सेपरेट एंटिटी हो जाएगी, तो कंपनी अलग हो जाएगी और वो 100 लोग अलग हो जाएंगे। The word corporation is derived from the Latin term corpus, means body. Accordingly, corporation is a legal person created by the process other than the natural birth. तो obviously यहाँ पे कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नेचुरल बर्थ से तो होता नहीं है ना, इट इज बीइंग कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय वे ऑफ लॉ। लॉ के ही एग्जिस्टेंस में आता है और लॉ के थ्रू ही इसका एग्जिस्टेंस भी खत्म होता है। हम जैसे लोग हैं, हम चलते हैं फिरते हैं, घूमते हैं, खाते पीते हैं, सब कुछ करते हैं, कंपनी सब कुछ नहीं। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, ये सिर्फ और सिर्फ लॉ की वजह से ही एग्जिस्टेंस में आया है। एज अ लीगल पर्सन, कॉर्पोरेट is capable of enjoying many rights and incurring many liabilities of a natural person। आगे हम इसके राइट्स भी पढ़ेंगे, किस किस तरह के राइट्स जो हैं वो कंपनी को दिए गए। आई होप ये डेफिनेशन क्लियर है सबको। की हाइलाइट्स बता सकते हो इस डेफिनेशन के, क्या क्या की हाइलाइट्स है। नंबर 1, बॉडी कॉर्पोरेट, वैसे ये डिटेलिंग में आगे आ जाएंगे, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आगे हम पढ़ेंगे, उसमें फुल डिटेल आएगा वापस से। बॉडी कॉर्पोरेट हो गया मतलब क्या हो गया, सेपरेट लीगल एंटिटी। ओके, ये क्या है, इन द आइज ऑफ लॉ, तो नॉट नेचुरल, तो इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन ओनली इन द आइज ऑफ लॉ। और क्योंकि ये पर्सन हो गया लीगल पर्सन, तो क्योंकि ये लीगल पर्सन है तो इट विल बी हैविंग राइट्स एंड लाइबिलिटीज। राइट्स एंड लाइबिलिटीज किसके, ऑफ नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन के कई सारे राइट्स एंड लाइबिलिटीज किसको मिल जाएंगे, इस लीगल पर्सन को भी मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कौन से मिलेंगे, वो सब आगे देखेंगे। अच्छा, इस डेफिनेशन में यहां तक कोई परेशानी किसी को, चलो वापस से फटाफट से बता दो। व्हाट इज कंपनी, सेपरेट लीगल एंटिटी है, बॉडी कॉर्पोरेट है, और इसकी वजह से आर्टिफिशियल पर्सन है, लीगल पर्सन है, आइज ऑफ लॉ में ही है, और इसीलिए इसको क्या मिलता है, राइट्स एंड लाइबिलिटीज मिलते हैं। किसके राइट्स एंड लाइबिलिटीज मिलेंगे, नेचुरल पर्सन के राइट्स एंड लाइबिलिटीज मिलेंगे। ठीक है, फाइन, आगे बढ़ते हैं। अब कंपनीज एक्ट के हिसाब से इसकी डेफिनेशन क्या दे रखी है, एज पर द कंपनीज एक्ट, कंपनी मीन्स कंपनी, कंपनी मीन्स बोले तो इनकॉर्पोरेटेड होना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे निकल के आती है, इनकॉर्पोरेटेड होनी चाहिए। किस में इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए, इस एक्ट में, अंडर दिस एक्ट, या फिर प्रीवियस कंपनी लॉ। अच्छा, जैसे रिलायंस है, रिलायंस बहुत पुराने एक्ट में रजिस्टर्ड है, तो क्या वो इस न्यू कंपनीज एक्ट में कंपनी मानी जाएगी,
मानी जाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि इसने क्लियरली बोल दिया है अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। कोई शक? ऑल जागृत? सबने सुन लिया अच्छे से? सुन लिया सबने अच्छे से? गुड बाय। अब यहाँ पे जस्टिस लिंडले की डेफिनेशन क्या बोलती है, लेट्स हैव अ लुक। ही सेज इट इज एन एसोसिएशन ऑफ मेनी पर्सन्स। ठीक है, ये हमें पता है, यहाँ पे काफी सारे लोग इकट्ठे होंगे। अब ये मैनी पर्सन मिलकर के करेंगे क्या? दे विल कॉन्ट्रीब्यूट मनी, पैसा लाएंगे। जरूरी नहीं है पैसा ही लाएं, मनी इज वर्थ भी ला सकते हैं। मनी इज वर्थ बोले तो एसेट, मान लो बिल्डिंग ले आया कोई, कोई मशीनरी ले आया, कोई अपनी कार ही लेके आ गया, ऐसे ला सकते हैं। टू अ कॉमन स्टॉक एंड एम्प्लॉय इट, कॉमन स्टॉक मतलब कंपनी है ना, एम्प्लॉय इट, और जो भी लाए हैं पैसा एसेट जो भी लाए वो कहाँ यूज होगा? एम्प्लॉय इट, यूज किया जाएगा ट्रेड में या बिजनेस में। एंड हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉस अराइजिंग देयर फ्रॉम। इस पूरे पैराग्राफ में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हुई देखो। ये कुछ पर्सन्स है ना, ये पर्सन्स हो गए इकट्ठे, इकट्ठे होकर इन्होंने क्या किया? कंट्रीब्यूट किया। क्या कंट्रीब्यूट किया इन्होंने? मनी और मनी वर्थ। और जो भी इन्होंने कंट्रीब्यूट किया ये हमने क्या किया? इन्वेस्ट किया। इसमें बिजनेस में या फिर ट्रेड में। फिर इस बिजनेस या ट्रेड से हमें क्या मिला? प्रॉफिट या लॉस। और ये प्रॉफिट और लॉस हमने क्या कर लिया? डिस्ट्रीब्यूट। बताओ समझ में आया क्या? अब इस तरह से नोट्स बनाना कितना कन्वीनियंट है ना। और मोस्ट लाइकली सारे नोट्स तो मैं बना ही दूंगी, यहाँ पे आप लोगों को ज्यादा कष्ट दूंगी नहीं मैं, तो हाथों हाथ इसको निपटाते जाओ। जो जो मैं लिख रही हूँ आप लोग लिखते जाओ, ताकि आप लोगों को घर पे जाके कुछ नहीं करना होगा। यहीं से स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से। डेफिनेशन में क्या बोला? कंपनी अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस एक्ट। कंपनी अंडर दिस एक्ट और कंपनी अंडर प्रीवियस एक्ट, ये तो कंपनी की डेफिनेशन लिखेंगे। और फिर अब जस्टिस लिंडले क्या बोल रहे हैं वो हम लिख रहे हैं। नोटिंग डन? अब हमें क्या है, लैंग्वेज इंटरप्रीट नहीं करनी पड़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, हम लैंग्वेज में अटकते हैं बार बार, तो इसलिए लैंग्वेज को हटा दो और फिर एग्जाम में अपने हिसाब से ओन लैंग्वेज। एग्जाम में ये फ्लो चार्ट नहीं बनाना है कि ये आदमी बना के आ गया बोले कंट्रीब्यूट और ये सब। एग्जाम में प्रॉपर लैंग्वेज ही लिख के आनी है। आगे बढ़े हैं हम लोग, चलिए क्या बोला है? कॉमन स्टॉक सो कॉन्ट्रीब्यूटेड इज डिनोटेड इन मनी एंड इज द कैपिटल ऑफ द कंपनी। ओके भाई ठीक है, यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट किया था ना उन्होंने, क्या है ये? इट इज कैपिटल। एक वर्ड में लिख दिया आपने, अब इतनी बड़ी सारी लाइन याद करनी पड़ती। जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था मनी या मनी वर्थ में, दैट इज नोन एज कैपिटल ऑफ द कंपनी। एंड द पर्सन हु कंट्रीब्यूट, तब ये लोग कौन है? ये लोग मेंबर्स आर मेंबर्स। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? आर व्हाट? मेंबर्स। एंड द proportion of capital stock to which each member has contributed entitle is his share। और जिस प्रपोर्शन में उसने इन्वेस्टमेंट किया है, प्रपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो क्या बोलेंगे अपन? शेयर।
ये ऑब्वियसली बात है, अगर किसी ने 10% टोटल स्टॉक का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, मतलब उसकी कैपिटल कितनी है 10%, उसका शेयर कितने परसेंट है 10%, किसी ने 5% किया है तो 5%, किसी ने 3% किया है तो 3%, जितना परसेंटेज इन प्रपोर्शन आपने इन्वेस्टमेंट किया है वही आपका क्या माना जाएगा, शेयर माना जाएगा। द शेयर आर ऑलवेज ट्रांसफरेबल although the right to transfer them may be restricted। और साथ ही में एक और चीज यहाँ पे ऐड ऑन हो गई, जो शेयर है यहाँ पे शेयर, ये शेयर क्या हो गया, ट्रांसफर बी रेस्ट्रिक्ट, मे बी रेस्ट्रिक्टेड। अब देखो प्राइवेट कंपनीज हैं वो रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, उसकी कहानी आगे हम देखेंगे, वो लगा सकते, बट हाँ प्राइवेट कंपनी शेयर की ट्रांसफरेबिलिटी पे कोई रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, लेकिन पब्लिक कंपनी के शेयर्स क्या होते हैं, फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। तो इस पूरे पैराग्राफ की समरी क्लियर है आप लोगों को, चलो याद हो गया होगा आई गेस। फटाफट से रिकैप करते हैं, क्या कर रहे हैं लोग, इकट्ठे हो रहे हैं, इकट्ठे होके क्या ला रहे हैं, मनी और मनीज वर्थ लेके आ रहे हैं। तो जो मनी और मनीज वर्थ लाए थे उसका क्या किया हमने बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट करके क्या आया, प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट और लॉस आया, उसको आपस में शेयर। जो पैसा लाए थे उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल, जो पैसा लाए थे पैसे को कैपिटल, और जो लाए थे लोग वो मेंबर्स, और जो शेयर्स हैं अब जितना प्रपोर्शन उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया दैट इज कॉल्ड शेयर। और जो शेयर है वो क्या है, ट्रांसफरेबल राइट है, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस इंपोज की थी। अब बताओ याद हो गया सबको, पक्का। देखिए हमारा सिंपल टारगेट है, क्लास में याद करेंगे, हम 2-3 बार रिवाइज करेंगे, नोट्स यहाँ पे ऑलमोस्ट बन जाएंगे। रेयरली ऐसा होगा कि मैं बोल दूंगी खुद बना लेना नोट्स, मोस्टली हर चीज़ में मैं फ्लो चार्ट बना दूंगी आप लोगों के, तो आपको घर जाके ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जिस फॉर्मेट में हम यहाँ पढ़ रहे हैं सेम उसी फॉर्मेट में आपको नोट्स मिलेंगे, जो आपको कंपाइलर्स मिलेंगे, बुक्स मिलेंगी, वो एज इट इज सेम इसी फॉर्मेट में होगी। अगर मैंने यहाँ पे कोई फ्लो चार्ट बना रखा है ऑलरेडी तो वो बुक में भी होगा, लेकिन जो मैं हाथ से बना रही हूँ वो सब बुक में नहीं होगा, वो आपको कॉपी में खुद से बनाना है। फाइन, ऑल सेट, एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेरीज, नथिंग, थैंक यू।